बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन नंबर 15 है, इंटरव्यू के ऊपर, वेटरनरी ऑफिसर के इंटरव्यू के ऊपर। और ये आज हमारा लास्ट सेशन होगा इंटरव्यू के हवाले से। इसके अंदर क्योंकि आप लोगों के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं और कुछ लोग जो हैं वो इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि जो अभी तक कुछ इंटरव्यूज हुए उसके अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बाकी आप लोगों में से जिनके इंटरव्यू रहते हैं वो कभी भी मतलब जब जिसकी डेट आती है वो 2 दिन पहले मुझे बता के मुझे जो है कॉल के ऊपर या वीडियो के ऊपर जो है जूम के ऊपर 101 जो है वो इंटरव्यू अपना मॉक इंटरव्यू दे सकता है। तो इसमें से ये कि आप में से कोई ऐसा जो इंटरव्यू दे के आया हो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो। मेरा ख्याल है कि आप में से सारे वही हैं जो जिनका भी इंटरव्यू रहता है, या कोई ऐसा जिसको पता हो कि उसके किसी दोस्त का कोई इंटरव्यू हुआ और वो क्वेश्चन शेयर करना चाहता हो। आप में से कोई ऐसा जो मॉक इंटरव्यू देना चाहता हो। कोई मॉक इंटरव्यू भी नहीं देना चाहता आप में से। चलें, फिर इस तरह कर लेते हैं कि हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ वो इंटरव्यूज जो रिसेंटली हुए और जिसके जो हैं क्वेश्चन हमें पता चले। हाँ जी, ठीक है, डेट आ जाएगी फिर इंटरव्यू बेहतर भी यही है, डेट आ जाए तो उससे कोई 2 दिन पहले जो है जिस बंदे का आए इंटरव्यू वो अपना मॉक इंटरव्यू देख ले। उसमें कुछ अगर कमी बेशी होगी तो मैं बता दूंगा, कुछ उसको खुद भी अपनी एक जो है ना फ्लुएंसी हो जाएगी बोलने की, कुछ चीज़ों का खुद को पता चल जाएगा कि मैंने इसको यहाँ से बेहतर करना है या इस तरह से देखना है। तो इंटरव्यू जो है तहसील्स के बारे में क्या बताना है आपको। तहसील कितने हैं। तहसील वैसे तो 147 है, जो है पंजाब के, जहां तक मेरा ख्याल है 147 तहसील हैं पंजाब की। ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज तो काफी सारा जो है वो एक बड़ी डोमेन है। बाकी इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैंने अभी कल के परसों पढ़ा है। 147 तहसील हैं, कोई 97 कह रहा था ग्रुप में, लेकिन मेरा ख्याल है गलत कह रहा था। 147 है आई थिंक। एक इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो तो हम लोगों के साथ जो है वो खालिद नईम ने शेयर किया था। तो ओवरऑल अच्छा उसका इंटरव्यू हुआ। उसके अंदर तो उसने मतलब जो चीज़ें बताई थी मैं एक दफ़ा रिवाइज कर दूं कि इंट्रोडक्शन नहीं लिया। पैनल में 3 लोग थे। जो मेन चेयरमैन है वो जाहिद हुसैन साहब हैं, ठीक है, रिटायर्ड हुए हैं अभी एज ए कमिश्नर फैसलाबाद। इम्तियाज रबानी साहब हैं और एक फील्ड का बंदा है, 3 लोग हैं। तो उसके इंटरव्यू में तो उन्होंने इंट्रोडक्शन या और कोई चीज़ नहीं पूछी, उससे कहा कि अच्छा आप नदीम खालिद हैं, किस एरिया से तल्लक है। उन्होंने अपना बताया कि मैं सियालकोट से तल्लक रखता हूँ और जो है किस जगह पे एजुकेशन वगैरह हासिल की। फिर उसी एरिया के हिसाब से एक डिजीज जो है डेगनेला डिजीज, उसके बारे में डिस्कस करने लगे। और ज्यादा क्वेश्चन जो है वो उसी एरिया के बारे में जो है इंटरेस्ट लिया, सियालकोट के बारे में, कुछ वहाँ के एरियाज की बातें की। और उसके बाद उन्होंने जो है फील्ड के पर्सन्स ने कुछ क्वेश्चन जो उनसे पूछे, कुछ इजी थे कुछ मुश्किल भी थे। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो है पूछा किस डिजीज में न्यूट्रोफिल्स ज्यादा हो जाते हैं, किस डिजीज में न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं, ब्लड सेल्स में जो WBCs होते हैं उनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से सेल्स की होती है। इसके अलावा जो है
उससे और पूछा गया, गालबन मेरा ख्याल है 1-2 डिजीज़ेज़ का पूछा गया, एफएमडी का, पीपीआर का पूछा गया। फिर ये पूछा गया कि अगर एक फार्मर आपके पास ब्लड का सैंपल ले आता है, तो आप कैसे डायग्नोज़ करेंगे ये हीमाचूरिया या हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है? और इस तरह के कुछ जो है ना क्वेश्चन पूछे गए, 20-25 मिनट का ओवरऑल इंटरव्यू था उसका। फिर एक स्टूडेंट जो हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उनका इंट्रोडक्शन और उसके बाद जी क्या वो जो है कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया एमफिल सर्जरी में किया है। तो सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चन, रिस्ट्रेन कैसे किया जाता है, सुचरिंग पैटर्न कौन से होते हैं, कैसे सुचर किया जाता है, इस तरह की बातें पूछी गई। मतलब कि जो पीपीएससी का ट्रेंड जा रहा है इस वक़्त, उसमें जनरल नॉलेज जो है वो कम से कम पूछा जा रहा है, ना होने के बराबर पूछा जा रहा है। यही चीज़ मैंने आपको पहले गालबन बताई थी कि 2021 से हम ये ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि अब जो ये जो है ना पैनल, वो इंटरेस्टेड नहीं होता या शायद उनकी पॉलिसी का हिस्सा है कि बहुत ज़्यादा जीके नहीं पूछना। जस्ट हल्का-फुल्का कोई वो पाकिस्तान अफेयर का एक आधा बिल्कुल बेसिक, कोई इस्लामियात का बिल्कुल बेसिक, या जो है कोई करंट अफेयर का एक आधा क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले। बाकी ज़्यादा जो स्टार्ट लिया जाता है वो आपकी जो एजुकेशन, आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं और उनसे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। जैसा कि ये इंटरव्यू एक देखें कि जिसमें सबसे पहले चेयरमैन ने स्टूडेंट ने बताया कि उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन आपको पता है कि 2 तरह से आप दे सकते हैं। एक होता है फुल फ्लेज इंटरव्यू इंट्रोडक्शन, वो अगर चेयरमैन इजाज़त दे दे तो वो आपने देना होता है। वो जैसा कि कुछ लोगों का हमने एक्सपीरियंस भी लिया, एक्सपीरियंस जिनका ऑलरेडी वीओ काम कर रहे हैं, कि इंट्रोडक्शन में आपने टोटली सारी चीज़ें, अपना नाम, वालिद का नाम, एरिया किससे बिलॉन्ग करते हैं, अपना मैट्रिक, एफएससी, अगर अच्छे ग्रेड हैं तो बता दें मैट्रिक और एफएससी। उसके बाद जो है आपकी डीवीएम हो गया, अगर एमफिल किया हुआ है तो उसके बारे में आप बता देते हैं। कुछ आप अपने पेरेंट और सिबलिंग्स के बारे में बता देते हैं। ये लॉन्ग इंटरव्यू और अपनी कुछ हॉबीज़ बता देते हैं। ये लॉन्ग इंट्रोडक्शन कहलाता है। और सम टाइम जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका लेते हैं, आपसे कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या आपको स्पेसिफाई भी कर देते हैं कि 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर आपने अपना इंट्रो कराना है। जब वो आपको स्पेसिफाई कर देते हैं, तो उसके अंदर आपने इंट्रो के अंदर मोटी-मोटी चीज़ें, अपना नाम, वालिद का नाम, जिस एरिया से तल्लक रखते हैं, अपनी जो डिग्री है और जो इस वक़्त आपका एक्सपीरियंस जो आपने कर लिया, 4-5 मोटी-मोटी बातें उसके अंदर आपने बतानी होती हैं। अ, अगर वो आपको टाइम बाउंड कर देते हैं या वो कह देते हैं कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराएँ तो। देन देखिए सेकंड क्वेश्चन उसी से वो जो है पर्सनैलिटी असेसमेंट का ही, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएँ और अपने एरिया के बारे में बताएँ। ये भी जो है ये पर्सनैलिटी असेसमेंट का तरीका होता है, आमतौर पे वो देखते हैं कि एक बंदे की कम्युनिकेशन स्किल क्या है, अपने फैमिली के बारे में, अपने एरिया के बारे में कितना को जानता है। इसके ऊपर भी जो है थोड़ा-सा पर्सनैलिटी, जनरल नॉलेज से ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी के क्वेश्चन्स के ऊपर जो है ना, वो थोड़ी-सी ग्रिप हासिल करके जाएँ। आपका जो एरिया है उसके ऊपर ग्रिप हासिल कर लें कि आपका गे एरिया जो है उसकी मशहूर पर्सनैलिटीज़ क्या हैं, उधर गवर्नमेंट के रिलेटेड फॉर्म्स वगैरह कोई हैं या नहीं हैं, ठीक है? और थोड़ा-सा अपना फैमिली बैकग्राउंड का ज़रा स्ट्रॉन्ग आपको पता होना चाहिए। अगर कास्ट का बारे में है, तो थोड़ा-सा कास्ट का बैकग्राउंड आप लोगों को इल्म होना चाहिए। लाज़मी नहीं है वो ये क्वेश्चन पूछें, लेकिन अगर पूछ लें और आपका ना आए तो ये एक बैड इम्पैक्ट जाता है। और डेफ़िनेटली आपको अपनी जो ज़ात है उसके बारे में, अपनी कास्ट है, अपना एरिया उसके बारे में वैसे भी पता होना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ समझी जाती है। फिर नेक्स्ट देखें, पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? फील्ड पर्सन ने, वो इसलिए कि वो चाह रहे थे कि जो चीज़ ये कर रहा है उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन्स वगैरह पूछे जाएँ। फिर आपके एरिया के अंदर कौन-सी डिज़ीज़ मोर प्रिवेलेंट है इस वक़्त? तो इस वक़्त आजकल जो है एफएमडी के कुछ केसेज़ वग़ैरह हैं, तो आप में से कोई अगर फ़ील्ड करता हो तो वो बता सकता है कि इस वक़्त जो है कौन से केसेज़ ज़्यादा आ रहे हैं डिज़ीज़ेज़ के। एरिया टू एरिया वैसे वैरी भी करते हैं। आप में से किसने कोई केसेज़ वग़ैरह देखे इस वक़्त अपने एरिया में? कौन-सी डिज़ीज़, अगर कोई प्रैक्टिशनर है आप में से? सर एफएमडी की केसेस आजकल ज़्यादा आ रही हैं।
हाँ, एफएमडी आ रहे हैं, बाकी जो है हल्का-फुल्का बुखार-शुखार छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, वो चलती हैं। पीपीएच के केसेस भी आ रहे हैं, ठीक हो गया। फिर देखें जी 2 डिज़ीज़ेज़ बीक्यू के बारे में, पीपी 3 डिज़ीज़ेज़ पूछ ली, बीक्यू, पीपीआर और ड्रेंचिंग निमोनिया। 3 डिज़ीज़ेज़ के काज़ेज़ और उनका जो है ट्रीटमेंट पूछ लिया, कुछ वैक्सीन के बारे में पूछ लिया। तो इसका मतलब इस इंटरव्यू से हमने देखा कि जो मेन फ़ोकस है आपकी पर्सनैलिटी, आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और ज़्यादा डिज़ीज़ेज़ पे फ़ोकस है, ठीक है? 3-4 जो हैं वो डिज़ीज़ेज़ के मुतल्लिक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस इंटरव्यू में। अगर हम खालिद वाला इंटरव्यू देख लें, खालिद नईम वाला, उसमें भी जो है उसमें इंट्रो-शिंट्रो ये चीज़ें नहीं, लेकिन उसके एरिया पे फ़ोकस। एरिया पे फ़ोकस, एरिया में कौन-सी डिज़ीज़ प्रिवेलेंट है और 6-7 क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट डिज़ीज़ेज़ से रिलेटेड उससे पूछे गए हैं। फिर एक स्टूडेंट जो हैं उनका इंटरव्यू उसके अंदर जस्ट इंट्रोडक्शन वगैरह और फिर उनका एमफिल था जो है सर्जरी में, तो सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चनिंग ज़्यादा की गई। तो अगर आप में से किसी का एमफिल है तो अपना जो थीसिस वगैरह है उसके ऊपर ज़्यादा थोड़ा-सा वर्क कर लें, और अगर एक बंदा एमफिल के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर आप एमफिल क्या थीसिस लेके ही ना जाएँ। अगर तो कॉन्फिडेंट हैं, कोई काम किया हुआ है, आपको पता है कि आप डिफेंड कर सकते हैं, तो ज़्यादा चांसेस, ब्राइट चांसेस हैं कि वो आपके थीसिस में से पूछना शुरू कर दें, उससे रिलेटेड पूछ लें, और आपका अगर एक अच्छा उस पे ग्रिप है तो चलें आप उनको बता देंगे। एक ये एडवांटेज भी हो जाएगा कि चलें आपने एमफिल किया हुआ है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं एमफिल होने के बावजूद, इनका एक अपना क्राइटेरिया होता है पीपीएससी का सिलेक्ट करने का। देखें आप लोग देख रहे होंगे ये इंटरव्यूज़ 10-12 क्वेश्चन है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, और उसी की बेस पे उन्होंने 10-15 मिनट का इंटरव्यू लेके डिसाइड करना है, और आखिर के अंदर जब लिस्ट आती है तो उसमें कुछ जो है जो लकी वन उनका नाम होता है, बाकी कुछ का नहीं होता। और ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका कि लिस्ट वगैरह जब आती है, जो होता है जिसका नाम होता है वो तो खुश हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है वो आ जाता है, जो नहीं होता वो ना ये सोचना शुरू कर देता है, यार पता नहीं मेरी कहाँ गलती हो गई, मेरी पर्सनैलिटी में क्या फ़ॉल्ट था, ये मसला था, वो मसला था, हो सकता है उस वक़्त मैंने मुस्कुरा के जवाब नहीं दिया, मैंने ये नहीं कर दिया। तो ऐसी चीज़ें अल्लाह करे आप लोग कामयाब हों, हर बंदा यही सोच के जाए कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इनमें से एक सीट तो मेरी पक्की है ना, मैं सेलेक्ट हुई हूँ। तो लेकिन जो है वो थोड़ा-सा अनकंडीशनल जो होते हैं सर्कमस्टेंसेस, उनके लिए भी रेडी माइंड को रखना चाहिए। तो हो सकता है वो यहाँ ना हो तो किसी और जगह उससे भी अच्छी जगह जो है वो सिलेक्ट हो जाए। सेकंड देखिएगा इंटरव्यू, उन्होंने इसके अंदर पहला क्वेश्चन किया है कि व्हाई वी हायर यू, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? वही बातें कि आप कह दें मैं एक एनिमल लवर हूँ, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वर्क अच्छा है, मैं जो डेडिकेशन से वर्क करता हूँ, फलाँ-फलाँ 5-6 जो अपनी क्वालिटीज़ हैं, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मैं ये हूँ। जो क्वालिटीज़ आपने बतानी है उसको डिफेंड भी फिर करना है कि वो चीज़ें आपके अंदर मौजूद भी हैं। कोई अच्छा बोल लेता है तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ले जाएँ। जो जिस चीज़ में अपने आप को समझता है कि मैं बेहतर हूँ, वो वाली चीज़ें आपने वहाँ पे एनलिस्ट कर देनी है, और फिर वो होता ये है कि आमतौर पे काउंटर क्वेश्चन किए जाते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके वर्ड्स निकलते हैं, आप अदा करते हैं, उधर से ही क्वेश्चन देखें, खुद अपने आप को एक जो है जगह पे रख के देखें इंटरव्यू की, जो इंटरव्यू ले रहा है। अभी ये मैंने पहला सेशन ही लॉन्च किया इंटरव्यू का, इससे पहले वेटरनरी के तो मेरे बहुत सारे होते रहे। मैंने खुद भी ज़ाती तौर पे ये ऑब्ज़र्व किया कि जब मैंने कुछ स्टूडेंट्स के लास्ट सेशन में मॉक इंटरव्यू लिए, तो जब वो कोई किसी चीज़ का मैं पूछता था, कुछ तो मैं प्लान्ड क्वेश्चन पूछ लेता था, लेकिन कुछ जब वो बोलते थे अंदर कोई ऐसे वर्ड यूज़ कर जाते थे जो बोल्ड वर्ड होते थे या कीवर्ड्स होते थे। तो खुद ही दिल करता है कि इसका बंदा इससे पूछे। फॉर एग्जांपल एक बंदे से पूछा कि यार एलएसडी को कैसे कंट्रोल करोगे? वो कहेगा यार क्वारंटाइन मेजर करके वैक्सीन कर, तो दिल करता है क्वारंटाइन मेजर क्या होती है बताएँ? या कोई कह देता है रिंग वैक्सीनेशन जी मज़ीद बताएँ, ये क्या होती है? वो फिर बताएगा कि एक इसलिए
कोशिश करें कि जो वर्डिंग आप यूज करें, चीजें यूज करें, उसके ऊपर थोड़ी सी आपकी ग्रिप हो, ताकि मजीद अगर वो एग्जामिनर आपको उसी एरिया की तरफ लेके जाता है तो आप उसको डिफेंड कर सकें। जैसे वो खालिद वाला, बहुत ज्यादा लोगों ने तो अपना पता नहीं इंटरव्यू शेयर भी नहीं किए, पता नहीं डरते हैं कि नजर ना लग जाए। हमारे नजर का कंसेप्ट ठीक है, वाकई इस्लाम में है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है जितना हमने किया होता है। छोटे से बच्चे को भी हमने तिक्के शीके लगा के, वो हार पहना के और पता नहीं क्या कुछ करके उसको भूत सा बनाया होता है। हालांकि अंग्रेजों के बच्चों को नहीं नजर लगती, वो बिल्कुल ठीक होते हैं। ये बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो उनकी बड़ी तरक्की है जिंदगी के अंदर, उनको नजर नजर नहीं लग रही होती। जो गरीब का बच्चा होता है उसको जल्दी नजर लग जाती है, तवीज तबूज बांध के और सारा कुछ। इस्लाम में है, नजर खा जाती है, पत्थर को भी खा जाती है, बड़ी बड़ी चीजें। लेकिन कुछ जो है बंदे को कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए अपने ऊपर कुछ चीजों पे, और उसके तोड़ भी है नजर के। सूरह नास है, सूरह फलक है, आयतल कुर्सी है, वो चीजें पढ़ के तो अक्सर ने तो मतलब मैंने आज भी ग्रुप में मैसेज किया, शेयर भी कम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस वगैरह किया है। करना चाहिए, इसमें नहीं घबराना चाहिए। देने वाली जात अल्लाह पाक की होती है। अगर रिस्क लिखा है ना, वो इस तरह से भी मिल जाने, शेयर करके भी, नहीं शेयर करेंगे तब भी नहीं मिलना। इंटरव्यू हो गया, नंबर लग गए, वो जो चीज आपके हिस्से की रिस्क की है ना, वो आपको मिलके रहनी है। तो खैर, इंटरव्यू सेकंड जो हमें पता चला उसमें ये कि हायर आपको क्यों करें। फिर सेम क्वेश्चन, कैटल बफलो प्रीवेलेंट डिजीज, इसके ऊपर थोड़ी सी सर्च करें। आप कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई सीवीएच या सीवीडी है उसका विजिट कर लें, वहां पे देख लें, उनसे पूछ लें अगर कोई जानने वाला है कि आउटडोर में उनके क्या डिजीजेस आई हुई हैं। नहीं कोई मतलब बाहर निकलने का इशू है, करीब सीवीडी सीवीएच नहीं है, किसी सीनियर को कॉल कर लें, किसी जूनियर को, किसी दोस्त से पूछ लें, किसी कोई दोस्त प्रैक्टिस कर रहा होगा उससे पूछ लें अपने एरिया में कि इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं। तो वो आपके लिए जो है ना एक चीज बेहतर हो जाएगी। फिर जैसा देखें, डेफिनेटली ये तीसरा क्वेश्चन एफएमडी की सीरो टाइप्स हैं, तो ये स्टूडेंट ने एफएमडी के बारे में बताया होगा, डेफिनेटली यही लग रहा है। तो एफएमडी जो है उसकी सीरो टाइप्स उन्होंने पूछ ली कि कौन कौन सी जो है इसकी स्ट्रेन्स वगैरह हैं उसके बारे में। तो एलएसडी और एफएमडी, एलएसडी, एचएसबीक्यू, 4-5 डिजीजेस तो ऐसी हैं ना, उनको आपने हर डिमेंशन से कवर करके जाना है। उसको मर्क मैनुअल से भी पढ़ लें, मर्क मैनुअल एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है, पीडीएफ फाइल्स में भी अवेलेबल है, चक्रा भारती से भी पढ़ लें। ठीक है, तो इस तरह से मामला। फिर जी उसकी वैक्सीन के बारे में पूछा गया, और हाँ जी पीपीआर का भी है, जो है मेरा ख्याल वैक्सीन वगैरह भी हो रही है पीपीआर की। वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर आपको जो वैक्सीन हैं उनके कुछ नाम, उनकी प्रिपरेशन, उनकी डोजेज के जो है अगर है एफएमडी है तो कितने एमएल वो लगाई जाती है, इस तरह के मामला पता होना चाहिए। फिर मिल्क वर्सेस योगर्ट का डिफरेंस पूछ लिया गया, न्यूट्रिशन वैल्यू वाइज। ठीक है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, न्यूट्रिशन कौन सा बेहतर है खाने के लिए या किस तरह। कीटोसिस मेटाबॉलिक एक डिजीज है, इसके बारे में पूछा गया। फिर विच स्किल यू वांट टू डेवलप बाय वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, इस इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि वो गालबन स्टूडेंट जो हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, तो आपने अब तक अपने में क्या स्किल डेवलप की है। फिर अगर कोई प्राइवेट में जॉब कर रहा है तो आमतौर पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यार आप ऑलरेडी प्राइवेट में जॉब कर रहे हो, ये जॉब फिर किसी और हकदार को लेने दो, तुमने इस जॉब पे क्यों आना है, कोई और बंदा जो है इस जॉब के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो उसको आपने डिफेंड करना होता है, इसी तरह आप डिफेंड करना होता है। सर डेफिनेटली जो है ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ने का हक हर बंदे को है। और अगर मैं वो वाली जॉब लीव करूंगा, मैं एक टाइम पे एक जॉब कर सकता हूँ, मैं इस जॉब पे आऊंगा तो डेफिनेटली सर उस जॉब के ऊपर कोई और बंदा आ जाएगा जो कि काबिल होगा, कैपेबल होगा। और जो कैपेबल लोग हैं वो हर जगह अपनी जगह बना लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वाली जॉब मेरे लिए बेहतर है, इसके लिए मैंने कोशिश की है, तैयारी की है, डेडिकेशन वगैरह आप अपनी शो कर देंगे। उसके बाद जी एक और इंटरव्यू के क्वेश्चंस पता चले, तो देखें बड़े शॉर्ट शॉर्ट से इंटरव्यू हैं,
मतलब कि मैक्सिमम 10 मिनट दे रहे होंगे, 10 मिनट 15 मिनट, किसी को एक्स्ट्रा टाइम कर दिया तो 20-25 मिनट तक चला जाएगा, इतना टाइम जस्ट दे रहे हैं। और आपने मतलब अपने माइंड में एक सेटअप बना के जाना है कि जो बाकी इंटरव्यूज का सिनेरियो है वो ऐसे ही चल रहा है कि 10-15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो 10-15 में अपने हिसाब से जो चीजें उन्होंने जज करनी होती है ना, हर बंदा भी 4-4 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, 15-16 हो जाते हैं, तो वो जो चीज उन्होंने जज करनी होती है मेजरली आपके अंदर, वो अपना वो कर लेंगे। आप अपने हिस्से का काम करें, उनको उनके हिस्से का काम करने दें। तो ये गालबन इस तरह लगता है कि कोई फार्म का बंदा था, फार्म की जॉब करता है, तो उससे पूछा है कि डेयरी फार्म की एवरेज प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है। एलएसडी के बारे में, लंपी स्किन डिजीज, उसके बारे में जो है वो पूछा गया है। एलएसडी की जो वैक्सीन है, ठीक है, डिफरेंट जो है वो गवर्नमेंट की कैप्रीवैक वैक्सीन हुई है, शीप एंड गोट वाली जो थी ना वही लगा दी गई कि सेम वायरस है कैप्रीवैक फैमिली का। और इसके अलावा जो बाहर से इंपोर्ट आई, टर्की की आई और अमेरिकन जो वैक्सीन है, और वो वैक्सीनें आई हैं जो मार्केट के अंदर यूज हुई हैं, लंपी वैक के नाम से, लंपी वैक्स के नाम से, जिसका जो दिल किया वो बनाता गया वैक्सीन। फिर अगर फार्म पे फैट बढ़ानी हो तो क्या करेंगे? डेफिनेटली फैट जो है वो फोरेज जो होता है, जो फोडर होता है उसके जरिए, वो उसका असर होता है फैट के ऊपर। बेसिकली उसने ब्यूटेरिक एसिड बनाना होता है, और ब्यूटेरिक एसिड जो है वो यही फिर आगे जो है ब्यूटारेट का ह्यूमन एपिथेलियम के ऊपर असर भी पूछ लिया कि इसने जो है वो किस तरह से बढ़ाना है। तो ब्यूटेरिक एसिड है उसने जाके एब्जॉर्ब होना है थ्रू, एक तो ह्यूमन के अंदर जो होते हैं माइक्रोब्स, उन्होंने उसकी फर्मेंटेशन करनी है। हाँ जी, फाइबर कंटेंट इंक्रीज करेंगे वो फोरेज के थ्रू। एक तो जो वो होंगे ह्यूमन में बैक्टीरिया, वो उसको फर्मेंटेशन करेंगे। इसके अलावा कुछ जो है इंटेस्टाइन के अंदर जाके एब्जॉर्प्शन वगैरह का सीन होता है फैटी एसिड्स का, तो यूं जो है वो बढ़ जाता है। एलएसडी में जो नोड्यूल्स होते हैं, उन नोड्यूल्स के अंदर जो है वो क्या होता है, नोड्यूल्स के अंदर जो है वो पस होती है या ग्रेनुलोमेटस मटेरियल होता है, जो नोड्यूल्स होते हैं इसके अंदर बन जाते हैं। समटाइम वो ब्रस्ट भी कर जाते हैं नोड्यूल्स में चोर होके, और खाली जगह रह जाती है, ठीक है, नेक्रोसिस हो जाता है एरिया का। तो इस तरह से जो है ये 3 इंटरव्यू, ये और 2 जो हैं मैंने एक सर्जरी वाला जो है आपसे शेयर किया, और एक नदीम खालिद वाला, ये टोटल जो है 5 इंटरव्यू शेयर किए। और इसके पैरेलल भी कुछ इंटरव्यू एमओडी के भी हो रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, इसके पैरेलल। वो उनका सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। जस्ट लाइक वो जो इंटरव्यू हो रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, वेटरनरी ऑफिसर की सीटें होती हैं एफपीएससी के थ्रू होती हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो उसमें जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं वो ज्यादा। अगर वो ले भी लंबा इंटरव्यू रहे हैं, कोई 20-20 25-25 क्वेश्चन 2-3 स्टूडेंट्स ने दिया, वो गालबन ग्रुप के अंदर शेयर भी हुआ था, तो उसके अंदर जो है कम से कम भी वो आधे आधे घंटे का इंटरव्यू ले रहे हैं। उसमें भी जो है 3 मेंबर होते हैं। चेयरमैन तो स्टार्ट ही वो नहीं पूछता बिल्कुल भी डीवीएम रिलेटेड या और कुछ। वो इवन के कुछ स्टूडेंट्स है जो है सऊदीया सीरिया का जो है जो मामलात हैं वो, इसके अलावा पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज के साथ मामला जो चल रहे हैं, वो पाकिस्तान के बॉर्डर, इस्लामियात में से डिफरेंट चीजें, करंट अफेयर्स के डिफरेंट टॉपिक्स। 2-3 स्टूडेंट्स का हुआ है, उनसे ये मिला कि अच्छा खासा टफ टाइम देते हैं। फिर जो है वेटरनरी से रिलेटेड भी 10-15 क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। वो एक अलग साइड है, जिनका अगर वो है तो वो उस हिसाब से भी प्रिपेयर होकर जाएंगे डेफिनेटली। लेकिन जो सिर्फ पीपीएससी का देने जा रहे हैं, वो बस जो है अब मेडिसिन के ऊपर थोड़ा सा, अपनी जात के ऊपर जो जो आज तक किया है, जो एक्सपीरियंसेस हैं अपने, अपना जो एक इंट्रो है, बैकग्राउंड है, लाजमी नहीं है कि वो इंट्रो आपसे पूछे, लेकिन आपने तो प्रिपेयर होकर जाना है ना, कि अगर पूछ ले तो आपने किस तरह से चीजों को बताना है। और इसके अलावा कुछ जो केपीके के स्टूडेंट हैं, वो उनके भी इंटरव्यू मेरा ख्याल है स्टार्ट हो रहे हैं गालबन जनवरी से। तो वहाँ का ये भी पैनल और वहाँ का एक जो मोड होगा वो उनके हिसाब से होगा। जिनके इनिशियल डेज में इंटरव्यू हैं उनको थोड़ा सा जो है जस्ट वो होगा एक
डायरेक्टली जाके न्यू एक्सपीरियंस होगा, बाकियों को एक रिदम पता चल जाएगा कि इंटरव्यू चल किस तरह रहे हैं। आमतौर पे जिस तरह से चल रहे होते हैं इंटरव्यू, बाकियों के भी जो आने वाले इंटरव्यूज होते हैं उनका रिदम भी उसी तरह होता है। उनको फिर वहीं जो केपी के वाले हैं उनको वहीं से पता चलना है। ये इस चीज को हम पहले नहीं कर सकते, या ये देखा जा सकता है कि इससे पहले कभी अगर इंटरव्यू हुए केपीके में तो वहां के पैनल ने कितने लोग बैठे या किस तरह से इंटरव्यू लिया, वो एक आप टेंटेटिव अंदाजा लगा सकते हैं। और ये चीजें किस तरह से चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है आपको थोड़ी सी तसल्ली जरूर दे देता है, लेकिन असल चीज तो आपकी एक ओवरऑल तैयारी है कि आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी तैयारी की है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया है। चीज असल तो वही रहनी है ना। और उन सब से भी बढ़ के जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलके रहना है। 12 जनवरी से आप लोगों के स्टार्ट है। हाँ जी, जनवरी में आप लोगों के स्टार्ट है। तो आप लोग जो है दोनों तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें। कुछ जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा डीप या बहुत ज्यादा चीजें नहीं, अगर आप वन पेपर एमसीक्यू या सीएसएस पीएमएस की तरफ नहीं है तो कोई इतना मसला नहीं। जस्ट पाकिस्तान की थोड़ी सी बेसिक्स देख जाए, कुछ इस्लामियात यूट्यूब के ऊपर खोल लें, पाकिस्तान की बेसिक्स, उसके ऊपर दो तीन चीजें, कोई बॉर्डर के बारे में, कोई बॉर्डर जो कंट्री करते हैं, कोई अपने रिलेशनशिप्स कंट्री से, कोई थोड़ी सी ज्योग्राफी, दो तीन टॉपिक ही है ना जो आपने पाकिस्तान अफेयर के देखने हैं। इस्लामियात के जो डिफरेंट गजवात हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हयात मुबारक, और जो डिफरेंट जो है मामलात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के, जो जैसे सुलह हदैबिया उसके अंदर हो जाती है, मिसाक मदीना हो जाती है, मवाखात मदीना हो जाती है, फतेह मक्का हो जाती है, मोटी मोटी जो वाकयात हैं उनको जस्ट देखना होता है आपने। बाकी अपना सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस रखना होता है। तो अगर आप में से कोई मॉक इंटरव्यू अभी देना चाहे, अभी तो मेरा ख्याल है वैसे 5-6 दिन का अब गैप है। आज क्या डेट है? 10, 16 से रिज्यूम हो रहे हैं इंटरव्यू, 16 दिसंबर से। और अभी लाहौर के ही है ना, अभी लाहौर में ही मजीद इंटरव्यू होंगे। उसके बाद फिर दूसरे शहरों के जो नंबर हैं वो बाद में आएंगे। और आप लोग अपना अपना डायरी नंबर देख के भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो है वो इंटरव्यू कितने दिन बाद होगा। तो किसी किस्म का आपका कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, क्वेश्चन भी नहीं है, आपकी ओपिनियन चाहिए। मेरी एक असेसमेंट है, मैंने ये इंटरव्यूज भी सारे देखे, तो इस दफा हम्म। मतलब थोड़ा सा एक्सेप्शनल जा रहा है मामला। इस दफा जो मेरी एक वो परसेप्शन है कि वो असेस कर रहे हैं, मतलब वो आपका ज्यादा देख रहे हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका बिहेव क्या है, आपको जो आता है वो आप किस तरह उनके सामने डिस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब वो हम्म। आपके एरिया से के मतलब आपसे पूछ रहे हैं, जो आपका फील्ड है उससे मतलब आपसे पूछ रहे हैं। सर, आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है कि वो मतलब हमारा कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं, वे ऑफ स्पीकिंग चेक कर रहे हैं? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये बताया कि वो कहते हैं कि आप बता दो, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप बता दो, जो आपको आता है हम आपको आपसे वही पूछेंगे। तो वो जज हम्म। क्या कर रहे हैं, आप क्या इसमें से सेंस करते हैं सर? इसमें से मैं ये असेस करता हूँ, और वो जो जज कर रहे हैं बेसिकली, देखें इनके पास ना जो पीपीएससी का चेयरमैन होता है उसके पास पूरा एक परफॉर्मा होता है। उसके ऊपर कुछ क्वालिटीज लिखी होती हैं, उनकी नंबरिंग होती है, उसने नंबर्स देने होते हैं। वैसे तो वो ऑल इन ऑल होता है, उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक जो प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक के बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस था, उसका ड्रेसिंग स्टाइल क्या था, उसका एटीट्यूड क्या था, वो जो है कम्युनिकेशन उसकी स्किल क्या थी, इन चीजों को उसने ऑब्जर्व करना होता है। और टेक्निकल्स ने देखना होता है इसका नॉलेज कितना होता है। और इन सब के बाद भी जो मेन सेलेक्ट करना होता है वो चेयरमैन के हाथ में होता है। ठीक है। अब ये इन इंटरव्यूज से यही आपकी बात बिल्कुल मैं इसको सेकंड करूंगा, यही नजर आ रहा है कि वो बेसिकली देखना चाह रहे हैं एक पर्सनैलिटी को। आपकी जस्ट वो पर्सनैलिटी को देखें, क्योंकि आपके ही एरिया से सवाल पूछ रहे हैं, आपने जहाँ काम किया उसी के ऊपर डिस्कशंस जारी हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ज्यादा भी हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इन चीजों तक वो महदूद रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बस इतनी चीजें ही पूछते हैं कि अपने एरिया का बता दो, अपना नाम बता दो, जो जो काम कर रहे हो उसको बता दो। ऐसा नहीं है। इंटरव्यूज अगर आप देखें तो उनके अंदर और भी क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट शेयर भी नहीं करते,
वो बस जितने उनके माइंड में होते हैं वो बता देते हैं, लेकिन अज़ाफ़ी क्वेश्चन भी होते हैं जो आपकी फील्ड जो आपका ये नॉलेज होता है, आपका एकेडमिक्स, उसको भी जज करते हैं। सेकंडली, इस चीज़ को भी मैं थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करता जाऊँ कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि मे बी पॉसिबल हम तो बिल्कुल न्यूली ग्रेजुएट हैं, या हमारे एक्सपीरियंसेस नहीं है, या हमारा एमफिल नहीं है। इस चीज़ को कतन माइंड में नहीं लाना। ये बिल्कुल भी, मैं आपको बता दूँ कि मैटर नहीं करता। मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो देखा है सालों में, वो न्यूली ग्रेजुएट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, वो विदाउट एमफिल बंदे को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और सम टाइम 6-6 साल का तजुर्बा होता है, उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं, और एमफिल किया होता है, उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि डीमोटिवेट करना। डेफ़िनेटली एक बंदे के पास अगर एमफिल है, अज़ाफ़ी डिग्री है, वो उसकी सीजीपीए अच्छी है, अज़ाफ़ी चीज़ है। वो अगले को इंस्पायर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक बंदे का फील्ड वर्क ज़्यादा है और उसने उसको प्रेज़ेंट अच्छे तरीके से किया है। देखें, प्रेज़ेंटेशन जो आपकी बात है, प्रेज़ेंट करना अपने आप को, चीज़ों को, वो ही मेन चीज़ होती है कि 10-15 मिनट आपने उनके आगे मौजूद रहना है, और उसके अंदर आप किस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं चीज़ों को। वो आपसे देखें, आप सभी बैठे हैं ना, अगर मैं आपसे पूछूँ कि यार आपने डीवीएम में क्या किया? एक ही क्वेश्चन आप जितने स्टूडेंट हैं बारी-बारी उसका जवाब देना, हर बंदे का जवाब डिफरेंट होगा। हालाँकि 5 साल की डिग्री की ना डीवीएम में, 9 सेमेस्टर और इंटर्नशिप की, लेकिन हर बंदा उसको डिफरेंट तरीके से बताएगा। मे बी पॉसिबल बिल्कुल सेम जीपीए, एक ही जगह पे इंटर्नशिप की हो, तब भी डिफरेंट तरीके से बताएगा। तो ये आपकी बेसिकली बिल्कुल प्रेज़ेंटेशन ही होती है चीज़ों की, आपकी जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी की जजमेंट ही होती है, जो उन्होंने अज़्यूम करनी होती है। बाकी ज़्यादा करनी चाहिए वैसे क्वेश्चनिंग, जो मैं समझता हूँ जैसे एफपीएससी कर रहा है, उतनी इतनी तो होनी चाहिए, कोई 25-30 सवाल, कोई आधा घंटा तो स्टूडेंट के ऊपर लगाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट होना ना होना एक अलग बात, आपको क्लैरिफाई तो हो जाए यार, चलो 25-30 मिनट दे के तो आया हूँ, या आप इतना ट्रैवल करके जाते हैं, बंदे को एक तसल्ली हो जाती है। ये 10-15 मिनट में या 5-10 मिनट में बस जस्ट आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें दे के भेज देते हैं ना, स्टूडेंट खुद भी वो शशोपंज में रहते हैं कि पता नहीं यार अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। टिल रिजल्ट वो इसी में रहता है, अगर रिजल्ट अच्छा आ जाए तो वो फिर फन्ने खान बन जाएगा, वाह जी वाह! मैं तो ये कराया था, मैंने ये जवाब दिए, मैंने वो दिए, और अगर ना हो तो फिर वो थोड़ा-सा डिप्रेस में आ जाता है कि शायद मैं ना सही प्रेज़ेंट कर सका हूँ, मेरे में ये भी गलतियाँ हो, मेरे में ये भी हो। तो इन सारी चीज़ों से कतई नज़र मैं आपको वही कहता हूँ कि आप लोग जो हैं एक स्टेज बाकियों से आगे स्टेप पे आए हैं, आप लोगों ने टेस्ट क्लियर किया है, आप में कोई अज़ाफ़ी चीज़ है तो आपने किया है ना, ऐसे ही नहीं टेस्ट सबका नहीं हो जाता क्लियर। तो इंटरव्यू में भी इंशाल्लाह आपको प्रेज़ेंट होने का मौका मिल रहा है, अपना बेस्ट दें, बाकी जो है अल्लाह ताला पे छोड़ दें। कोई क्वेश्चन और हो आपका? सर वो अगर इंट्रोडक्शन ही नहीं पूछ रहे, तो अगर हमारा एमफिल है तो हम उनको कैसे बताएंगे कि हमारा एमफिल है? हाँ, उसमें ये होता है, आप ना थीसिस साथ ले जाते हैं अपना। आप को इंटरव्यू का जो थोड़ा-सा मैं बल्कि बता भी दूँ, शायद किसी भाई ने शेयर भी किया था कि इंटरव्यू वाले दिन करना क्या होता है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपियाँ, और जो-जो उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ पिक्चर्स और ये चीज़ें, वो चीज़ें, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप ले जाते हैं। आप जब सेंटर पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको स्क्रूटनी कमेटी या क्लेरिकल स्टाफ के पास पेश होना होता है। उनके पास लिस्ट होती है कि आज इन-इन लोगों का इंटरव्यू है, 20 लोगों का। आमतौर पे 20 लोगों का ही होता है। तो वो आपके सिग्नेचर वगैरह करवा लेते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं आपसे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और कॉपी। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उसको चेकलिस्ट उनके पास होती है, क्या ये जो चीज़ें इसने लिखी थी और जो यहाँ मौजूद है हमारे पास, क्या ये ठीक है? और थोड़ी बहुत गलती हो, फॉर एग्जांपल आपने मार्क्स आपके एफएससी में 950 थे, आपने 960 लिख दिए, वो मसला नहीं होता। वो ओरिजिनल के मुताबिक सफ़े पे करेक्ट वगैरह करके आपसे सिग्नेचर वगैरह ले लेते हैं, और उसके बाद वो आपको, और अगर आपकी कोई चीज़ डेफिशिएंट हो, फॉर एग्जांपल आप लाना भूल गए हैं, कोई चीज़ ऐसी है आपके, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं प्रेज़ेंट कर दूँगा, मेरे पास है सही, पीवीएमसी का सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल है, आप कहते हैं मेरे पास है सही, मैंने लाना भूल गया हूँ, तो वो मुझे सर इंटरव्यू देने दें। वो आपको इंटरव्यू देने देंगे,
और आपको एक जो है ना परफॉर्मा बना देते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं कि इस बंदे की ये चीज डेफिशिएंट है, 15 डेज में अगर ये चीज ये ला देगा तो इसका इंटरव्यू कंसीडर हो जाएगा, और अगर 15 दिन में ये नहीं लाएगा तो जो इंटरव्यू है वो नल एंड वाइड हो जाएगा। और 15 दिन बाद वो कॉल करके भी आपसे पूछ लेते हैं कि यार ये चीज अभी तक नहीं पहुंची, अगर नहीं पहुंची तो वो आपका नाम लिस्ट से निकाल देते हैं, और अगर आपके डॉक्यूमेंट पहुंच गए हो, सारी चीजें कंप्लीट हो, तो ओके हो जाता है। अब ये चीज हो जाती है जब आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, वो एमफिल की डिग्री आपसे नहीं लेंगे, जो आपका क्वेश्चन है मेनली, लेकिन उसमें ही मैंने सोचा बाकी चीजों को भी क्लियर करता जाऊं। एमफिल की डिग्री उन्होंने आपकी नहीं लेनी, उनको डीवीएम रिक्वायर्ड है, सर एमफिल का नंबर भी नहीं। सर सर हम्म, सर ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एक भाई ने शेयर की थी उसमें लिखी हुई है आई थिंक एमफिल की डिग्री। वो लिखी हुई है। एमफिल वो ओवरऑल एक लिस्ट है, वो ठीक ठीक ओवरऑल सबके लिए होती है कि ओवरऑल 18वीं की भी सीट है, वहां एमफिल रिक्वायर होता है, वहां वो लिखा होता है। लेकिन जब आप स्क्रूटनी के सामने जाएंगे ना, वो आपकी ये बाकी चीजें, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको वापस कर देंगे, वो आपसे नहीं लेंगे ये चीजें, वो प्रेजेंट नहीं करेंगे, वो उसके आगे चेयरमैन के आगे वही चीजें प्रेजेंट की जाएंगी जो कि इस सीट की रिक्वायरमेंट है। अब आपने क्या करना है, आपने कोई अपनी अजाफी चीज, आपने कहीं कोई टॉप किया, आपको कोई स्कॉलरशिप मिल गया, या कुछ एक्स्ट्रा आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो वो अपने आप हैंड में कैरी कर लेंगे। जब वो आपको बुलाएंगे, जब आप रूम में एंटर होंगे, तो आप सीट के ऊपर वो फाइल लेके बैठ जाएंगे। अब जब वो डेफिनेटली फाइल लेके बैठेंगे तो उनको पता चल जाता है ये एमफिल की डिग्री है, तो वो आपसे ले लेते हैं। और कुछ अगर उनका दिल करे तो ले लेते हैं, समटाइम वो नहीं भी, वो अपनी उनका जो है अपनी उसके ऊपर मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और आप ये भी कर सकते हैं, जाके चेयरमैन के सामने वो पहले फाइल रख दें सलाम वगैरह करके, और अपनी सीट पे बैठ जाए। चेयरमैन का दिल होगा तो वो खुद उसको देखना शुरू कर देगा, नहीं होगा तो वापसी पे दोबारा वही उठा के अपना थीसिस बाहर आ जाए। तो तरीकाकार यही होता है कि आप अपना थीसिस ले जा सकते हैं साथ में। अगर वो आपसे इंट्रो, डेफिनेटली लाजमी नहीं है कि वो आपसे इंट्रो पूछें, वो डायरेक्टली भी क्वेश्चनिंग शुरू कर सकते हैं। और कोई बात? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में आपने बताया कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन और जो लार्ज इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो ऐसे ही कह दें कि इंट्रोडक्शन करवाएं या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसमें ब्रीफ करवाना चाहिए या थोड़ी डिटेल पूरी मैट्रिक एफएससी और डीवीएम की तरह बंदा है जब एक्सपीरियंस? जब सिर्फ ये कहा है ना कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इसका मतलब लार्ज लॉन्ग इंट्रोडक्शन है। अगर वो कहता है, स्पेसिफाई करता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ब्रीफ, फिर वो उसके ऊपर कदगन लगा देता है कि कम, या वो कह देता है 15 से 20 सेकंड में, या वो कह देता है, मुझे याद है एक इंटरव्यू में मुझे उसने कहा कि आपने ये चीजें सिर्फ बतानी है। तो वही सही। बात कि आपने एक रट्टा नहीं लगा के चले जाना कि मैंने जाके बस ये चीजें, आपने, वो मेन चीज होती है आपकी हाजिर दिमागी, आपका आईक्यू देख रहे होते हैं कि आप क्या चीजों को सही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, जो पूछा जाता है उतना ही बताते हैं। ये चीजें भी तो मैटर कर रही होती है ना मेजर। जी सर। ठीक है, अगर वो आपको डायरेक्टली आप जाते हैं और वो कहता है कि जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने शुरू हो जाना है, और वो खुद ही रोक लेगा आपको। आमतौर पे कंप्लीट करने ही नहीं देते वो लोग। आपका जैसे एक पूरा होता है ना, आपने 3 या 4 मिनट का, कितनी देर लग जाती है कोई एवरेज इंट्रो होने में? आप लोगों ने अपने तैयार किए होंगे, एक फुल लॉन्ग जो लेंथ है, कितना टाइम लगा देते हैं आप? सर मोस्टली टाइम नोट दो किया कभी? 2-3 मिनट तो लग ही जाते हैं तकरीबन, हाँ, बंदा 2-3 फुल। मिनट लग जाते हैं। सर 1 से 1.5 मिनट लगता है। 1 से फुल 1.5 मिनट, प्रिपेयर 1 से 1.5 मिनट, मैक्सिमम 1.5 मिनट। हाँ 1.5 मिनट आप लगा लेना, लेकिन वो 1.5 मिनट तक आमतौर पे नहीं जाने देते, दरमियान में कहीं पे वो रोक लेते हैं। आपके एरिया का, आपकी हॉबी का, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड आपका कोई ना कोई वो दरमियान से क्वेश्चन, अभी पिछलों में हमने देखा, अभी इन्हीं वालों में, कि वो दरमियान से एरिया का क्वेश्चन निकाल लेते हैं आपके। ठीक है, सम टाइम आपके एक्सपीरियंस का क्वेश्चन निकाल लेते हैं, सम टाइम कोई और चीज आपके उसके अंदर से निकाल लेते हैं, और वो खुद ही। लेकिन आपका जो होता है वो प्रोटोकॉल यही होता है कि आपने टोटल ये जो 1.5-2 मिनट की बातें हैं सारी बतानी होती हैं। और कोई? सर एक और बात आ रही है ज़हन में कि जी बाज़ का जी। तो वो कहते हैं कि अपना तारुफ करवाएं उर्दू में, और बाज़ का कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसमें लैंग्वेज हम कौन सी यूज करें? अगर वो उर्दू में पूछ रहे हैं तो हमें मिक्स या ये भी सर बता दें।
जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंटरव्यू का रूल है, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटोकॉल यही है कि आपने उसी में, इवन अगर वो पंजाबी में बात कर रहा है तो आपने आगे से पंजाबी में उसको देना है, सराइकी में करता है सराइकी में। लेकिन अगर आपको वो लैंग्वेज आती नहीं या ग्रिप नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा पंजाबी है, उससे वो सराइकी के अंदर बात कर लेता है, तो आप डेफिनेटली अब गलत जवाब देने से तो बेहतर यही है ना कि आप अपनी उर्दू जो जुबान है वो एक रेफरेंस जुबान है हमारी, जो है वो नेशनल, तो आप उर्दू में जवाब दे दें, कोई इसके अंदर वो नहीं होता। लेकिन अगर वो इंग्लिश में बातें कर रहे हैं और आप इंग्लिश में जवाब देते हैं तो ये एक ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत इंग्लिश बोल लें, आप उर्दू के अंदर दे लें, मिक्स दे लें, जहां पे बोल सकते हैं वहां बोल लें, जहां नहीं आपको फिजिबल लग रहा उर्दू में स्टार्ट हो जाए। ठीक है सर, मतलब तारुफ हम उर्दू में भी करा सकते हैं अगर वो ये कहें कि अपना तारुफ करवाएं। डेफिनेटली अगर वो आपको उर्दू में कहेगा ना अपना तारुफ कराएं, तो आप फिर उर्दू में ही करवाएं। जी सर, ये जी, कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? सर पिछले इंटरव्यू में ना मुझसे उन्होंने सवाल किया कि आप जो है ना फील्ड प्रैक्टिस तो करते हैं, तो आपने अभी तक क्लिनिक क्यों नहीं बनाया? क्लिनिक तो क्यों नहीं बनाया? जी सर, इस किस्म के जो है वो सवाल को किस तरह हैंडल करें? मैंने तो बस यही कहा कि सर मैं स्कूल में होता हूँ तो टाइम थोड़ा होता है, तो मैं फील्ड प्रैक्टिस करता हूँ, डोर स्टेप पे जाके काम करता हूँ, तो इस तरह का मैंने जवाब दिया। ये ना सिचुएशनल बेस है। इंटरव्यू में मोस्टली आधा इंटरव्यू तो चले रटे रटाए क्वेश्चन या कुछ हो जाते हैं, आधा इंटरव्यू जो है ना वो सिचुएशनल बेस होता है। वो पीपीएससी चेयरमैन बैठा है ना, यकदम देखें आप उसके माइंड को बाउंड तो नहीं कर सकते। वो आपको देख के कोई भी क्वेश्चन, अब उसने पूछ लिया आपने क्लिनिक क्यों नहीं बनाया, आप उसको कई तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। और जो ओरिजिनल है, जो देखें नेचुरल चीज है ना, वो उसका असर होता है। आपने क्यों नहीं बनाया, वाकई जिस वजह से नहीं बताया वो बता दें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट की कमी थी, या आपका माइंड उस तरफ नहीं गया, आपका माइंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का था, आपका जो ओरिजिनल चीज है, जो नेचुरल, देखें जो आप उस वक्त मौजूद हैं और आपके जेहन में आता है कि यार मैंने इसी वजह से नहीं बनाया, बता दें उसको, इसमें कोई वो बात नहीं है। आप ये लेकिन कोई इसके अंदर आर्टिफिशियल फन लाए और उसके अंदर वो आपको फंसा ले, 2-3 और क्वेश्चन उसमें से आपको दे दे, तो वो फिर चीज जरा ना लगती है कि बंदा झूठ बोल रहा है। तो जो वो है ना नेचुरल रह के जो चीज ओरिजिनल है उसको बता दें कि नहीं जी इस वजह से नहीं बनाया मैंने। ठीक हो गया जी। बाकी आप लोग जो है रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, ये 15 के 15 सेशन की, आप उनको सुने। उसमें अगले दिनों में जो आने वाले इंटरव्यूज होंगे वो भी हम ग्रुप के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। ग्रुप के अंदर आप अपनी डिस्कशंस वगैरह भी जारी रखें, और जिसका जब कोई डेट आ जाती है इंटरव्यू की, मॉक इंटरव्यू की, तो वो आप जो है मुझे बता दें इनबॉक्स में, तो आपका जो है वो मॉक इंटरव्यू कर लेंगे 10-15 मिनट का टोटल जो ओवरऑल है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो जी जी। कब तक डेट आ जाएगी फैसलाबाद की? फैसलाबाद का अभी तो यार जो एक टेंटेटिव लग रहा है वो तो लेट लग रहा है काम, क्योंकि फिलहाल तो लाहौर के इंटरव्यू अभी शेड्यूल है 16-17 को ना, तो अभी तो लाहौर के हो रहे हैं। उसके बाद फिर जो है देखें किस सिटी का नंबर आता है। सर मैं ये 1 वीक पहले वो कॉल लेटर आएगा, यानी का टाइम मिलेगा इसमें? हाँ 1 वीक ऑलमोस्ट होता है वैसे। आपको जब वो भेजते हैं ना 1 वीक होता है, उसके अंदर आपको मेल भी आ जाती है, आपको मैसेज भी आ जाता है, ठीक है। और आप डेली बेसिस पे इसके अलावा भी, जैसे सैटरडे संडे तो ऑफ होता है ना, सैटरडे संडे को पीपीएससी वेबसाइट विजिट करने की जरूरत नहीं है। बाकी डेली 5 बजे 6 बजे डेली शाम को एक दफा वेबसाइट पे जाके, जहाँ पे वो प्रिंट योर वो होता है रोल नंबर स्लिप, वहां पे जाके अपना CNA वगैरह डाल के एक दफा ट्राई कर लिया करें कि क्या मेरी स्लिप आ गई है, ताकि हर तरफ से चेक हो जाए।
वैसे तो पीपीएससी का ये एक है कि बार बार मेल भी करते हैं, ये मैसेज भी करते हैं, लेकिन डबल चेक करने के लिए आप जाके जो है वो अपना चेक कर लिया करें डेली बेसिस पे, हफ्ता और इतवार छोड़ के। तो बाकी जो है वो आपको वैसे ये बता देते हैं आमतौर पे 3-4 दिन पहले इंटरव्यू का, इतना होता है मार्जिन। सर इंशाल्लाह हमारा ग्रुप भी तो है ना, इसमें तो पता चल ही जा रहा है ग्रुप जब के अंदर स्टार्ट पता हुआ। चल जाता है, आजकल चीजें वो ढकी छुपी नहीं रहती, जैसे ही जिस सिटी का शुरू होगा वो फौरी तौर पे खबर फैल जाएगी कि इस सिटी का शुरू हो गया, प्लानर में भी आ जाता है, डिफरेंट मतलब सोर्सेज में पता चल जाता है। सर वेबसाइट पे भी शेड्यूल पता चल जाता है। अब लाहौर का जस्ट 16 का शेड्यूल है, 17 का हाँ नहीं जी, है ना 15 का। हाँ 16 का है, जस्ट इंटरव्यू कॉल भी आ गई हैं कुछ लड़कों को 16 की। हाँ इंटरव्यू जी, कॉल से मुराद ईमेल्स वगैरह 16 हाँ की आई जी। हैं, और वो लाहौर सर वाली होंगी। सर ये वैसे गैप की रीजन पता है क्यों, मतलब इतना गैप आया 1 वीक का गैप? वैसे गैप आता नहीं होता इस तरह, मेरा ख्याल है शायद मे बी पॉसिबल चेयरमैन साहब जो हैं वो छुट्टी वगैरह पे ना हो। वैसे भी चेयरमैन का वो नदीम बता रहा था, उन्हें भागने दौड़ने का शौक है थोड़ा सा तो कहीं नॉर्दर्न एरिया की तरफ ना निकल पड़े हो, तो वो भी सम टाइम ये रीजन भी हो जाते हैं। अब वैसे चेयरमैन भी ये एक ही रख रहे हैं, 2021 से ये ट्रेंड देखा है, इससे पहले काफी सारे चेयरमैन होते थे, हर शहर में डिफरेंट चेयरमैन डिफरेंट पैनल के साथ बैठ जाता होता था। लेकिन मैंने आपको बताया है ना कि ये 19 के बाद 2019 जब वो स्कैंडल हुआ था ना कोविड वगैरह, तहसीलदार के पेपर्स का, तो तब से पेपर का भी चेंज हो गया है। जो ये पेपर देते हैं उसके एमसीक्यूज का, पहले बुकों में से आ जाता था पूरा पूरा पेपर, वेट स्कैन में से, ब्रेन टीजर में से, या किसी एक ही सोर्स से उठा देते थे। लेकिन अब पेपर एक सोर्स से नहीं आता, डिफरेंट सोर्सेज से, और आपके सामने होता है, एक जनरल सा पेपर होता है, कुछ एफएससी की बातें होती हैं उसमें। सिमिलरली इंटरव्यूज के भी कुछ प्रोटोकॉल इन्होंने चेंज किए हैं, जिनमें से यही चीजें शामिल है कि जनरल नॉलेज कम से कम पूछना। ज़ाहिर बात है वो भी तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर रूल्स अप्लाई होते हैं ना, उनको बताया जाता है कि इस तरह से आप लोगों ने जो है वो इंटरव्यूज को कंडक्ट करना है। तो जनरल नॉलेज कम से कम, पर्सनैलिटी असेसमेंट ज्यादा से ज्यादा जो चेयरमैन का काम है, और एकेडमिक्स वाले ने तो डेफिनेटली आपसे आपके डीवीएम रिलेटेड पूछना है। और ये भी किया जा रहा है अब कि चेयरमैन एक ही होता है, चेयरमैन डिफरेंट जो है, ये अच्छी चीज है, चेयरमैन को एक ही होना चाहिए, क्योंकि 3-4 चेयरमैन हो ना अगर डिफरेंट सिटीज में, चेयरमैन का भी नंबर देने का हाथ डिफरेंट होता है। कुछ चेयरमैन होते हैं वो मतलब 70-80 की रेंज में देते हैं, कुछ 60-65 की रेंज में देते हैं। तो एक चेयरमैन होना, मैं तो कहता हूँ बल्कि पैनल भी एक ही आमतौर पे होना चाहिए, ताकि सेम लेंस से गुजर सकें सारे। होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन वो अब कुछ कंस्ट्रेन आ जाती हैं, सिटी वाइज वो चेंज हो जाता है काम। और कोई किसी का सर क्वेश्चन? लेकिन सर सर फिर टीचर्स कोई ऐसे होने चाहिए ना, यूआस से होना, यूएफ से होना, हाँ बीजीयू से ये होना, यार ये बहुत इम्पोर्टेड बड़ा होने मसला चाहिए है, फिर। ये बहुत बड़ा मसला है, ये ना बायसनेस दिखाते हैं टीचर। मैं पहले नहीं मानता था इस चीज को, लेकिन ये डेफिनेटली ऐसा है। अगर यूआस का होगा ना, वो यूएफ वालों को कम कम नंबर देने का क्या तरीका है, वो क्वेश्चन ही मुश्किल पूछेगा। अब वो जो होता है चेयरमैन, उसको तो नहीं ना पता चलता, वो कोई माइक्रोबायोलॉजी या अंदर जाके क्वेश्चन पूछ लेगा जिसपे आप डेफिनेटली पजल हो जाएंगे। तो ये चीजें पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं की जा सकती, क्या किया जा सकता है? लाहौर में जो इंटरव्यू होते हैं ना, उनमें यूआस वालों को थोड़ा सा बेनिफिट रह जाता है वैसे। फैसलाबाद में अगर पैनल बैठ जाए तो फिर यूएफ वालों को रह जाता है, पिंडी में अगर बैठ जाए तो एरिड वालों को रह जाता है, लेकिन मोस्टली जो है वो लाहौर में होते हैं इंटरव्यू। थोड़ा सा कंपैरेटिव जो है ना बेनिफिट यूआस वालों को होता है। फिर ये भी है, अब जैसे यूआस के आए हैं मेरा ख्याल इम्तियाज रबानी, अब उन पे भी डिपेंड करता होगा। ये पर्सनैलिटी वाइज भी तो डिफर हो जाता है, कुछ लोग अपने लोगों को भी नंबर नहीं देते। मतलब मुल्तान में 1-2 पैनल बैठते हैं हमारे, वो मुल्तान में नहीं देते नंबर, मुल्तान वालों को, बीजेडयू वालों को नहीं देते। सर मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अ, सर मेरे ना क्लास फेलो हैं फैसलाबाद एमफिल के, उन्होंने हम्म। लास्ट टाइम 3-4 टेस्ट क्लियर किए थे। तकरीबन उनका ना जो भी टेस्ट होता था क्लियर, इंटरव्यू में नाम होता था, तो उनका इंटरव्यू भी उधर फैसलाबाद में हुआ है।
2 मेरे क्लास फेलो थे एमफिल के, उन्होंने थीरियोजेनोलॉजी में एमफिल किया। उनकी सर किसी जगह भी सिलेक्शन नहीं हुई, हालांकि वो डीवीएम के क्लास के टॉपर थे दोनों। और मुल्तान में मेरे क्लास फेलो जो थे 2-3 ऐसे लड़के थे, उनका भी 2-3 जगह इंटरव्यू में नाम आया। मतलब एक जगह अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो वो दूसरी जगह सिलेक्ट हो गए थे। मतलब मुल्तान वाले जो भी क्लास वाले सिलेक्ट हुए ऑलमोस्ट सारे अब जॉब कर रहे हैं। उन 2 लड़के फैसलाबाद वाले, उन्होंने 3-4 इंटरव्यू दिए, एक ने तो सब इंस्पेक्टर का भी दिया है, उनका नहीं हुआ अभी तक। इसमें भी हैं वो दोनों लड़के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी होता है सम टाइम। वो इंटरव्यू बंदा यार कई चीजों पे नहीं कर सकता। अब जो पर्सनैलिटी है वो ओवरऑल, आप अपनी पर्सनैलिटी को नहीं ना चेंज कर सकते। थोड़ा सा मास्क कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को मे बी पॉसिबल वो ना अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हो, सवालों के जवाब टू द पॉइंट ना दे पाते हो, ये भी कोई आंसर हो सकता है। बाकी हम ना इंटरव्यू में बहुत सारी चीजों को ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते, हार्ड लाइंस नहीं कर सकते कि ऐसा ही है। हम सिर्फ असम्पशन दे सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। आपकी बात ठीक है, मैंने भी कई लोग ऐसे देखे हैं, वो 5-5 6-6 इंटरव्यू दे चुके हैं, टेस्ट उनके क्लियर होते हैं, वो नहीं होते। और कई ऐसे लोग देखे हैं वो पहले ही इंटरव्यू देते हैं और उसी के अंदर क्लिक कर जाते हैं। सर इट्स और कोई ऑल अबाउट लक, और जहां आपका रिज़्क लिखा है। हाँ, ये लक है जहाँ रिस्क लिखा है। लक लक भी अल्लाह की, मैं लक को कहता हूँ अल्लाह पाक की मेहरबानी है। लक किसी की, उसका नसीब तेज चल रहा है, उसके सितारे, वो अल्लाह पाक का ही बेसिकली उसके ऊपर हाथ है ना, मेहरबानी है। कई लोगों के ऊपर होता है, कुछ चीजें हम नहीं कंट्रोल। हम वही मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल है, जो चीजें हम कर सकते हैं, हम सिर्फ वही मेहनत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल है। बाकी की कुछ चीजें उन्होंने, कुछ चेयरमैन वगैरह ने कितने मार्क्स लगाने हैं आपको, कितने नंबर लगने हैं, रिस्क में आपके ये लिखा है नहीं लिखा, इन चीजों पे हमारा वो नहीं है। तो इन चीजों को छोड़ दें, आप इन पे ना सोचें। ये जो है बस दुआ किया जा सकती है ऐसी चीजों के बारे में जो हमें इस्लाम बताता है, जो हमने देखा है। और आप जो है ना जो मर्जी कर लें, हमारे हाथ में जो चीज नहीं है उसके क्या करेंगे उसके ऊपर आप। चलें जी, बताएं। आखिरी 1-2 क्वेश्चन अगर किसी के हैं तो मैं एड्रेस कर देता हूँ, फिर सेशन को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अभी ना हमारे इंटरव्यू तो वैसे लेट है, मेरा तो लाहौर में सेंटर है, पर अभी मेरा नेम नहीं है, डायरी नंबर मेरा लेट है काफ़ी, 2500-2800 में। तो सर अभी हम तकरीबन, मुझे लग रहा है महीना भी लग सकता है। तो हम इसको ठीक अभी है। अपनी स्टडीज़ को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं? क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड सारा पोल्ट्री का है, मेरा 3 साल पोल्ट्री में एक्सपीरियंस है। तो मैं दूसरा जो लार्ज एनिमल, मेरा तो फिर हाथ थोड़ा तंग ही है। तो मैं अब कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ इस चीज़? यार थ्रू आप स्टडी एक तो इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप 1-2 दिन किसी सीवीएच में बैठ जाएं, या किसी मेडिकल स्टोर पे वेटनरी के उधर बैठ जाए, वहां देखें क्या दवाइयां शवाइयां दे रहे हैं, देख रहे हैं। ये सब भी नहीं कर सकते तो आप कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख लें, जैसे पुराने बाबों की। मैं मेरा भी पोल्ट्री का बैकग्राउंड था, मेरा ख्याल हसीब जुआद का भी पोल्ट्री का बैकग्राउंड है। ये चीजें भी नहीं मैटर करती कि आपका बैकग्राउंड किसका। मैं एनिमल हेल्थ का इंटरव्यू देने गया था जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था, पहला इंटरव्यू था उसी में सिलेक्ट हो गया था। तो मेरा भी पोल्ट्री का था और उन्होंने मेरे से पूछा था तो मैंने बताया भी था। उसके बाद उन्होंने मेरे से कुछ पोल्ट्री के क्वेश्चन पूछे और कुछ क्वेश्चन जो है वो मेरे से लाइफ स्टॉक के पूछे थे। वहां पे देखें वो आपसे ट्रीटमेंट तो नहीं करवाने लगे ना कोई। अगर वो आपसे मेरे से, मेरा ख्याल है फिशियोलोसिस का लाइफ साइकिल ड्रग ऑफ चॉइसेस, ये शिस्टोसोमा का लाइफ साइकिल ड्रग ऑफ चॉइसेस, कोक्सीडियोसिस का डिफरेंट स्ट्रेन्स, मोनोवैलेंट पोलीवैलेंट, ये मामला वगैरह, एवियन इन्फ्लुएंजा पे कुछ पूछा था, और भी इस तरह के। तो अब जो ये चीजें हैं, शिस्टोसोमियासिस है, फिशियोलोसिस है, वो आपको कहेंगे तो नहीं ना यहाँ पे ड्रा करके या पकड़ के दिखाओ या इसकी स्ट्रेनिंग कर दो या फलां कर दो। आपसे उन्होंने पूछना ही है ना। तो डिजीजेस के ऊपर तो डेफिनेटली एनिमल हेल्थ की जॉब है। तो आपने टोटली कवरेज इसको देनी है डिजीजेस को, खासकर मेन मेन। और जो बाकी डिजीजेस भी हैं, कुछ पैरासिटिक को देख लें, कुछ वो
उनके ऊपर आप अच्छी कवरेज हासिल कर लें। यहाँ बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल का मामला है सारा। आप चीजों को कैसे प्रेजेंट करते हैं उनके सामने, कितना नपा-तुला जवाब देते हैं, उसकी जो आंसर आपने उनको करना है उसकी लेंथ कितनी रखते हैं, कितने उसके अंदर पावरफुल वर्ड्स यूज करते हैं। असल चीज यही है जो इंटरव्यू की गेम है, जो जहां तक मेरी समझ में आई, या शुरू में हसीब जवाद ने भी डिस्कस किया कि मेन चीज है ही ये कि आपने वहां पे प्रेजेंट कितना करना है, सवालों के जवाब की लेंथ, लाइन लेंथ कितनी रखनी है, उसमें स्ट्रॉन्ग वर्डिंग कितनी यूज करनी है, उनको किस तरह से अपने साथ चलाना है, कौन से ऐसे वर्ड यूज करने हैं कि वो उससे रिलेटेड आपसे पूछ लें और आपकी ग्रिप उन चीजों पे ज्यादा हो। तो इस ये मैटर नहीं करेगा कि आप पोल्ट्री से हैं, आप डिजीजेस को तैयार कर लें, मे बी पॉसिबल वो आपसे पोल्ट्री की चीजें पूछते रहे। पोल्ट्री लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट से अलग चीज तो नहीं है, वन ऑफ द पार्ट है, ठीक है। पोल्ट्री भी एक लाइफ स्टॉक का ही पार्ट है। ठीक है सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया, चलें ठीक हो गया जी। आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक जो है वो करम करेंगे। जरा रिलैक्स रहें, अभी दरमियान में दिन है, उसके अंदर तैयारी करें, कुछ डिजीजेस को तैयार करें, कुछ जो है बार बार चीज़ों की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोग अपीयर हों, अल्लाह पाक बाकी करम करने वाले हैं। आपके रिस्क में लिखा होगा तो आपको मिल के रहेगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।